नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का आज दौरा रहने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वासियों को करोड़ों की सौगात यहां पर देने वाले हैं। करोड़ों की सौगात दी जाएगी। अधिवक्ता चैंबर्स का लोकार्पण भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी का शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अधिवक्ताओं को 9.25 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात वो देंगे। तो गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और इस दौरान बड़ी सौगातें यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। तो आज है गोरखपुर का विशेष दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का। गोरखपुर वासियों को करोड़ों की सौगात वो देने जा रहे हैं और अधिवक्ता चैंबर्स का लोकार्पण भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी का शिलान्यास भी किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि अधिवक्ताओं को 9.25 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी सीएम योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। हालांकि इस दौरे को लेकर तमाम तरीके की तैयारियों को कर लिया गया है। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जहां पर गोरखपुर वासियों को बड़ी सौगातें यहां पर दी जानी है। अधिवक्ता चैंबर्स का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी का शिलान्यास भी इस दौरान किया जाएगा। अधिवक्ताओं को 9.25 करोड़ के विकास कार्यों की सीएम योगी आदित्यनाथ सौगात देने वाले हैं। तो आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का, उसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गोरखपुर के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। अब भी गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ होते हैं। लोगों में बेहद उत्साह नजर आता है, कार्यकर्ता बेहद उत्साहित रहते हैं। अब ऐसे में आज गोरखपुर पहुंचने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर कई ऐसे कार्यक्रम जिसमें एक एक कर वो शामिल होंगे। हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। हरेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आज पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ कार्यक्रम आज सीएम योगी आदित्यनाथ के रहने वाले हैं? कितने बजे पहुंचेंगे गोरखपुर? दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचने वाले हैं। चंद समय बाद उनका आगमन होगा गोरखपुर में। और आपको बताना चाहेंगे कि गोरखपुर की जनता को एक बहुत 925 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने जा रहे हैं। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि हम उस स्थान पर खड़े हैं जिस जगह पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है और जिस जगह पर वो करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं। ये हमारे दर्शक देख सकते हैं तस्वीरों में कि मंच सजाया जा रहा है और एक कलेक्ट्रेट परिसर है। कलेक्ट्रेट परिसर में उनका कार्यक्रम कल लगेगा। सुबह 10 बजे वो यहाँ पहुंचेंगे और पूर्वांचल की जनता को करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं। खास तौर से हर वर्ग के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ न कुछ करते नजर आते हैं। इस बार भी अधिवक्ता बार एसोसिएशन के भवन का, जिलाधिकारी भवन का, एसएसपी के भवन का सहित पुस्तकालय, डिजिटल पुस्तकालय का वह शिलान्यास लोकार्पण करके यह पूर्वांचल की जनता को सौगात देने का काम करेंगे। खास तौर से हमारे साथ मौजूद हैं जीडीए के पदाधिकारी। उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से महाराज जी का ये कार्यक्रम है और कितनी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। दुर्गेश जी, न्यूज़ वन इंडिया पर आप ये बताएं कि खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो सौगात देने जा रहे हैं, ये कितनी बड़ी सौगात और कितने दिनों से लंबित थी? बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे पूज्य महाराज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के हर दौरे पे गोरखपुर वासियों को लगातार एक से बढ़ करके एक योजनाएं मिलती जा रही हैं। इसी क्रम में कल कलेक्ट्रेट परिसर में क्या है, बार एसोसिएशन के वकीलों को जो काफी समय से बिल्डिंग तैयार हो चुकी थी और जिसका कार्य चल भी रहा है, उनका चलता है लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है। कल माननीय जिलाधिकारी और एसएसपी साहब के जो भवन का भी निर्माण नए स्वरूप में होना है, नए समय के उस पर होना है, उसका भी शिलान्यास का कार्यक्रम कल आयोजित है। और मैं सभी के साथ आपके चैनल के माध्यम से सभी को बधाई भी देता हूं कि हम लोगों का बहुत सौभाग्यशाली यह क्षण है कि जो पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में गोरखपुर को एक से बढ़कर एक योजनाओं का लाभ मिलने जा रहा है। तो महाराज जी जब भी आते हैं यहाँ तो कुछ न कुछ सौगात देते हैं, जनता दर्शन लगाते हैं, जनता की समस्या सुनते हैं, आप उनके साथ साथ रहते हैं। खास तौर से क्या देखने को मिलता है कि किस तरह के मामले उनके सामने आते हैं, किस तरह से जनता से मिलते हैं, किस तरह से जनता उनसे मिलती है, क्या रहा पूरा? देखिए, जो भाव महाराज जी का जब महाराज जी सांसद थे वही भाव आज भी जनता के प्रति है उनका। और महाराज जी
कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल लें, और गोरखपुर नहीं, आसपास के ज़िले से लेकर के अब तो मैं देखता हूं कि प्रदेश के बाहर के भी लोग महाराज जी से फरियाद लेकर के आते हैं कि उनकी भी समस्याओं का निराकरण हो जाए। और चूंकि अधिकतर मामले जमीन उमीन से संबंधित होते हैं, जो कोर्ट वोट में लंबित होते हैं, उसका निराकरण तो नहीं हो पाता है। प्रयास किया जाता है, लेकिन लगभग सारे मामलों को सुलझाने के लिए दिशा निर्देश लगातार वो देते रहते हैं, और जिसकी जनता भी संतुष्टि पाती है। कभी कभी जनता जो संतुष्ट होकर के आती है, धन्यवाद ज्ञापित करने भी आती है। दुर्गेश जी, अभी आपने कहा कि दूसरे प्रदेशों से भी लोग आते हैं, तो क्या महाराज जी को प्रधानमंत्री का चेहरा मान करके, या इस देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री होने के नाते, या किस पर्पस से, किस सिद्धांत को लेकर के लोग आते हैं? देखिए, पूज्य महाराज जी के पास जो व्यक्ति बाहर प्रदेश से आता है, वो एक विश्वास के साथ आता है, क्योंकि महाराज जी हमेशा जो जनता की सेवा के लिए लगे होते हैं, मतलब जो उनको दिशा निर्देश देना होता है, एक बड़े विश्वास के साथ देते हैं कि कम से कम लोगों की मदद हो पावे। क्योंकि संत हमेशा जनता के दर्द को अपना दर्द समझता है। आप देखते भी होंगे जनता दर्शन में भी वो छोटे छोटे बच्चों के लिए चॉकलेट की व्यवस्था और जनता के लिए मीठा पानी सारी व्यवस्था किए रहते हैं। तो ये आपका दर्द अपना दर्द समझ करके वो कार्य करते हैं। आपका दर्द अपना दर्द समझ करके वो कार्य करते रहते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। ये जीडीए जो गोरखपुर का प्राधिकरण है, विकास प्राधिकरण के यह कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी थे। और खास तौर से अभी आप देख रहे हैं कि मंच सज करके तैयार किया जा रहा है, और कल वो क्षण आएगा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी मंच के इसी पंडाल से लोगों को सौगात देंगे और लोगों को अपनी अनंत शुभकामनाएं भी देंगे। बिल्कुल, और लोगों में भी बेहद उत्साह रहता है। जैसे कि आपने जब बात की तो बताया जा रहा है कि किस तरीके से सिर्फ गोरखपुर वासी ही नहीं पहुंचते, बल्कि आसपास के जो भी जिले हैं वहां से भी लोग पहुंचते हैं सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए। और ये लोकप्रियता ही रहती है हरेंद्र। और इससे पिछले भी बार जब गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे, वहां पर कई लोगों की उपस्थिति रही थी और सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए वहां पहुंचे थे। करोड़ों की सौगात उस समय भी दी गई थी, और इस बार भी गोरखपुर वासियों के लिए बड़ी सौगात यहाँ सीएम योगी लेकर आने वाले हैं। जी, करोड़ों की सौगात जब मुख्यमंत्री आते हैं गोरखपुर को महानगर, बड़े महानगर में विकसित करना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को योगी आदित्यनाथ का काम है। आजादी से लेकर के आज तक गोरखपुर अछूता रहा। गोरखपुर अछूता होने के कारण गोरखपुर में विकास नहीं हो पाई। चाहे सड़कों की बात करें या सरकारी भवनों की बात करें, अंग्रेजी हुकूमत की वो सरकारी भवनें हैं जो जर्जर हैं, खास तौर से जिनमें इस बारिश के महीने में पानी टपकता है, अधिकारी बैठ नहीं पाते। उन भवनों का सुंदरीकरण जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए तब से विकास ही विकास, उन भवनों का, उन जनता का, सभी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आ रहे हैं। खासतौर से गोरखपुर की जनता उनको बड़े इसी कार्य को लेकर के बड़े शिद्दत से उन्हें याद करती है। और जब बिल्कुल, और तस्वीरें भी आपने पहुंचाई किस तरीके से वहां पर कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही है। अब इंतजार है सीएम योगी आदित्यनाथ का कब वो पहुंचते हैं और करोड़ों की सौगात यहां पर दी जाती है। हरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी अब तक साझा की। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर आपको बताते हैं। एनएक्सी में कमांड सेंटर का उद्घाटन आज है। सीएम डैशबोर्ड का आज किया जाएगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। 12 बजे एनएक्सी में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कमांड सेंटर का आज उद्घाटन करने वाले हैं। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को लेकर भी तमाम तरीके की तैयारियों को कर लिया गया है। 12 बजे बताया जा रहा है ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जो कि एनएक्सी में किया जाएगा। और इसमें कमांड सेंटर जिसका उद्घाटन आज है, सीएम डैशबोर्ड का भी यहाँ पर शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है और इस दौरान बीजेपी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि बीजेपी को कोई ऐसा चश्मा दे जिससे मणिपुर दिखाई दे। शर्मसार हुई बहन बेटियों का मणिपुर उन्हें दिखाई दे, इस तरीके का चश्मा उनको दिया जाए। तो यहां पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है, क्योंकि मणिपुर का मामला लगातार गरमाया हुआ है, विपक्षी लगातार हमलावर है
और इसी बीच अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी को कोई ऐसा चश्मा दिया जाए जिससे उन्हें मणिपुर दिखे। शर्मसार हुई बेटी बहनों का मणिपुर उनको दिखाई दे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आज मुरादाबाद का दौरा रहने वाला है। भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद रेलवे जंक्शन का निरीक्षण करने पहुंचेंगे। लखनऊ से सुबह करीब 8 बजे रवाना होंगे, यानी कि देखिए 8 तो बज गए हैं, कुछ ही समय बाद वो रवाना भी हो जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात इस दौरान करेंगे। साथ ही साथ एमएलए रितेश गुप्ता, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो मुरादाबाद दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस दौरान एक एक कर वो बैठकें करने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 भी है। इसको लेकर अपने आप में ये बैठक बेहद खास और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लखनऊ से आपको बता दें कि वो रवाना होंगे और उसके बाद मुरादाबाद को पहुंचेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ इस दौरान मुलाकात करेंगे। तमाम तरीके के दिशा निर्देश इस दौरान दिए जा सकते हैं। एमएलए रितेश गुप्ता, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीएसपी की तैयारियां भी अब तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन मोड में मायावती है। बीएसपी सुप्रीमो में मंडलीय व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले यूपी को सेक्टर में बांटा गया है। सुप्रीमो मायावती ने पार्टी में अहम बदलाव भी किया है। यूपी को 9 सेक्टर में बांटा गया है। हर सेक्टर में 2-2 मंडल होंगे। वहीं मायावती ने 2 से लेकर 3 प्रभारी भी बनाए हैं। प्रभारी मायावती को सीधे पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे। तो यहां पर बीएसपी अब लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगातार तैयारियां कर रही हैं और इसी को देखते हुए मायावती ने कार्यकर्ताओं को तमाम तरीके के निर्देश दिए हैं। तो यहां पर एक्शन मोड में मायावती हैं। बीएसपी सुप्रीमो ने मंडलीय व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया है। अश्विनी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। अश्विनी, बीएसपी की अब तैयारियां यहां पर शुरू हो गई हैं और एक अहम निर्णय लिया गया है, मंडलीय व्यवस्थाओं को ही समाप्त कर दिया गया है। फिलहाल इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, अगर बात करें बसपा सुप्रीमो मायावती नए रोज प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको बखूबी पता है कि 2019 का चुनाव उनके लिए कितना कठिन रहा, क्योंकि उस दौरान जो है समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन था। उसके बावजूद भी मात्र 10 सीटें ही जीत पाई थी। उसके बाद जब हाल ही में देखा गया कि जब जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2022 में, उसमें 1 सीट पर ही सिमट गई। निकाय चुनाव हुए, निकाय चुनाव में भी यही स्थिति रही। 2017 का निकाय चुनाव हुआ था, उसमें 2 जो है मेयर बसपा के थे, लेकिन इस बार एक भी सीट मेयर की नहीं जीत पाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब व्यवस्थाओं को बदलने का काम मायावती के द्वारा किया जा रहा है। निश्चित तौर पर मायावती ने अब सेक्टर जो व्यवस्था, माफ कीजिएगा, मंडलीय व्यवस्था था, उसको समाप्त करते हुए सेक्टर व्यवस्था लागू कर दी है। सेक्टर व्यवस्था के तहत 9 सेक्टर पूरे प्रदेश में होंगे और 1 सेक्टर में 2 मंडल होंगे। साथ ही साथ सभी सेक्टरों में 2 से 3 प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। तो बाकायदा पूरी आज तैयारी देखेंगे, आखिर 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है उसको लेकर क्या क्या तैयारी, जो उनके प्रभारी हैं, जो उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो क्या कर रहे हैं। साथ ही साथ इसकी रिपोर्ट जो होगी सीधे मायावती को दी जाएगी, निश्चित तौर पर, क्योंकि बसपा चाह रही है कि इस चुनाव में कुछ ना कुछ बेहतर किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से 2022 का विधानसभा चुनाव रहा वो कुछ खास नहीं रहा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अब नित नए प्रयोग जो है बसपा के द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन इसका कितना फायदा होगा ये तो चुनाव बताएगा, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के प्रयोग किए जा चुके हैं। पहले मंडलीय व्यवस्था को शुरू किया गया था, सेक्टर व्यवस्था को समाप्त किया गया था, साथ ही साथ प्रभारियों का जो चयन तरीका था वो कम अलग किया गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब क्या कुछ होगा, ये हालांकि 2024 का चुनाव हुआ, वोटिंग होगी, परिणाम आएंगे, वो बताएंगे, लेकिन ये है जरूर है कि मायावती अब चुनावी तैयारी में लग चुकी हैं। और लगातार देखा जा रहा है कि पिछले अगर 2 महीनों की बात करें, बैठकों का सिलसिला जारी है। चाहे लखनऊ हो या दिल्ली हो, दोनों जगह बैठकें चल रही हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्य जहाँ पर अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव होना है, या छत्तीसगढ़ की बात करें, या मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान
राजस्थान की बात करें, सभी जगह पर बहुजन समाजवादी पार्टी एक्टिव होकर के कहीं ना कहीं आज जो है चुनाव लड़ने की फिराक में है। वहां चाह रही है कि उनके प्रत्याशी वो जीत कर आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो हैं, अगले कुछ दिनों में आज जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बसपा आप कहीं ना पूरे सैनिटाइज तरीके से जो तैयारी कर रही है, क्योंकि 2024 का चुनाव अगले साल होना है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर उसकी यूपी समेत कई अन्य प्रदेशों में अगर सीटें आती है तो निश्चित तौर पर बसपा का जो है जलवायु बरकरार रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ही मायावती का क्या कुछ भविष्य रहने वाला है, उनकी पार्टी का क्या कुछ भविष्य रहने वाला है अश्विनी, इससे ये स्थिति भी साफ हो जाएगी। और शायद यही वजह है कि तमाम कार्यकर्ताओं को उन्होंने निर्देश दे दिए हैं और इस तरीके की तैयारियां यहां पर मायावती के द्वारा की जा रही है। बिल्कुल, जो राजनीति के जानकार उनका कहना है कि 2024 का चुनाव बसपा की नीति और नीति तय करेगा कि आखिर उनका भविष्य क्या होने वाला है, क्योंकि 2024 के बाद अगले 3 सालों तक कोई भी बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं होना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बसपा इस चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस करती है, कहीं ना कहीं हालांकि बसपा चाह रही है कि उसका गठबंधन भी तमाम पार्टियों से हो जाए, वो खुल के किसी के विरोध में नहीं बोल रहे, सिर्फ समाजवादी पार्टी को टारगेट करे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे RLD हो या फिर तमाम अन्य पार्टियां हों, वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ नहीं बोल रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संभावना है कि बसपा चाह रही है कि किसी भी पार्टी के साथ उसका जो है गठबंधन हो जाए, जिससे वो बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए, क्योंकि बसपा को एक पता चल चुका है कि अकेले चुनाव जीतना उसके लिए मुश्किल होगा, अकेले वो चुनाव जीतने में सफल नहीं हो पाएगी। तो ऐसे लेकिन फिलहाल तो एकला चलो नीति पर ही मायावती चल रही है, लेकिन आगे किसके साथ गठबंधन करती है ये देखना होगा, क्योंकि तमाम प्रयोग भी किए जा रहे हैं। अब वो प्रयोग कितने उपयोगी साबित होते हैं ये भी देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो राइट की निदेशक नीलम वर्मा गिरफ्तार हो गई हैं, ये लखनऊ से खबर है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी नीलम वर्मा की हुई है। STF ने नीलम वर्मा को मानक नगर से गिरफ्तार किया है। नीलम पर निवेशकों से करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप है। 8000 निवेशकों से 100 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। 4 साल से फरार नीलम के 4 साथी पहले ही जेल में हैं। लखनऊ के विभूति खंड थाने में नीलम पर दर्ज है 23 मुकदमे। वहीं आपको बता दें कि कंपनी ने यूपी, बिहार और पंजाब के लोगों से हड़पे थे पैसे। यूपी, पंजाब जैसे शहरों में 1 दर्जन से अधिक खोले थे दफ्तर। वही बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस हिरासत में अतीक का वकील है। जी हां, आपको बता दें कि पुलिस हिरासत में अतीक का वकील, पुलिस ने अतीक के वकील विजय मिश्रा को हिरासत में ले लिया है। इस सूत्र के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हयात होटल के पास से पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रयागराज में दर्ज है व्यापारी से रंगदारी मांगने का केस। और अब ये सूत्र के हवाले से बड़ी खबर कि पुलिस हिरासत में अतीक का वकील है। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। नीलेश, पुलिस हिरासत में अतीक का वकील, कितनी सच्चाई? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा को हिरासत में लेने का मामला जब प्रकाश में आया है तो ये मीडिया में खबर चली। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में हयात होटल के पास से पुलिस ने विजय मिश्रा को हिरासत में लिया था। पूछताछ के लिए उनको लिया गया था। पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उनको छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं अतीक से जुड़े हुए तमाम लोगों को पुलिस लगातार हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। खासतौर पर उनकी जो अवैध संपत्तियां हैं उसको पता लगाने के लिए पुलिस इस तरीके से कार्रवाई कर रही है। और विजय मिश्रा को फिलहाल छोड़ दिया गया है और आने वाले दिनों में उनसे पूछताछ के लिए फिर उनको पुलिस बुला सकती है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को, तमाम लोगों को चिन्हित किया गया है जो अतीक अहमद को बहुत करीब से जानते हैं या फिर उनकी संपत्तियों के बारे में जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में विजय मिश्रा से पुलिस फिर पूछताछ कर सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश, ये तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। वहीं उन्नाव से खबर आपको बताते हैं, लापता युवक पाकिस्तान के लाहौर जेल में बंद है। दूतावास द्वारा जानकारी मांगने पर परिजनों को ये पता चला है 3 साल पहले घर से लापता हो गया था युवक। मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा था। लापता युवक पाकिस्तानी एम्बेसी द्वारा जानकारी मांगी गई और आपको बता दें कि भारतीय दूतावास ने उन्नाव SP को पत्र लिखा। नागरिकता सत्यापन के लिए दूतावास ने ये पत्र लिखा है। अकरमपुर सुल्तान खेड़ा मोहल्ले का ये युवक रहने वाला है। तो लाहौर जेल में बंद है उन्नाव का युवक, इसकी जानकारी दी गई है एम्बेसी द्वारा।
वहीं दिल्ली से खबर है, इसरो के नाम दर्ज हुए एक और उपलब्धि। जी हां, आपको बता दें कि एक साथ लॉन्च किए 7 सैटेलाइट श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से इसकी लॉन्चिंग हुई है। PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किए गए हैं 7 सैटेलाइट। सिंगापुर के 7 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। 44.4 मीटर लंबा है PSLV C56 रॉकेट। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मन की बात का कार्यक्रम है। 11 बजे ये कार्यक्रम होगा और जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम को सुनेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात आज करने वाले हैं और इस दौरान क्या कुछ कहा जाएगा ये देखना होगा। पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, ये बड़ी जानकारी है। सुबह 11 बजे मन की बात को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मन की बात कार्यक्रम का आज 103वां एपिसोड है। और आपको ये भी बता दें कि केशवपुरम में मन की बात सुनेंगे जेपी नड्डा। दिल्ली से खबर है, इसरो के नाम दर्ज हुई एक और उपलब्धि। एक साथ लॉन्च किए 7 सैटेलाइट श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से इसकी लॉन्चिंग हुई है। PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च की गई है ये 7 सैटेलाइट। सिंगापुर के 7 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। 44.4 मीटर लंबा है PSLV C56 रॉकेट। वहीं मुरली मनोहर जोशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं। मुलाकात के बाद ट्वीट किया है, ये लिखा है कि आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद उनको मिला। उनसे मिलकर मेरे जैसे हर कार्यकर्ता को हमेशा एक नई ऊर्जा मिलती है। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और इस तस्वीर को साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और ये कहा है कि मुरली मनोहर जोशी का उनको आशीर्वाद मिला। उनसे मिलकर मेरे जैसे हर कार्यकर्ता बेहद उत्साहित होते हैं, उनको मार्गदर्शन मिलता है। तो मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद उनको मिला। उनसे मिलकर मेरे जैसे हर कार्यकर्ता को हमेशा एक नई ऊर्जा मिलती है।